तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता रहे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी रिपोर्ट के बाद चुनाव का आग्रह करेगी सरकार। आपको बता दें कि सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रही है एसएलपी। तो सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। निकाय चुनाव को लेकर जो देरी हो रही है उसको लेकर लगातार कशमकश बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी रिपोर्ट के बाद चुनाव का आग्रह भी सरकार करेगी। तो आपको बता दें कि सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट के बाद चुनाव का आग्रह भी उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर करती हुई नजर आएगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी सरकार की तरफ से दायर होनी है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही चुनाव का आग्रह कर पाएगी सरकार, किस तरीके से क्या कुछ रहना है आज? देखिए, ये विशेष दायर याचिका है जिसको आज सरकार की तरफ से दायर किया जाएगा सरकारी वकील की तरफ से, और इसमें 1 जनवरी को सुनवाई होगी। यानी कि 2 दिन बाद इसमें सुनवाई होगी। उसके बाद सरकार इसको एक्सेप्ट करती है या इसको खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट से खारिज करता है या एक्सेप्ट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन उसके बाद अगर ये विशेष दायर याचिका अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ सुनवाई होगी और सरकार से मांग की जाए करेगी कि जिस तरह आचरण नीति को बनाया गया था उसी आचरण नीति पर ही चुनाव कराया जाए। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर लंबी बहस करे, लंबी सुनवाई करे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाया नहीं गया था, क्योंकि अब दूसरी तरफ सरकार ने भी एक आयोग का गठन कर दिया है जो निकाय चुनाव समर्पित है और 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर सरकार चल भी पड़ी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण वो निर्णय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब आयोग का गठन किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उस पर सरकार ने चलना शुरू कर दिया है कि जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का सबसे पहला स्टेप जिसे कहते हैं वो एक आयोग का गठन ही करना होता है। तो जिस पर सरकार ने देर रात आयोग का गठन कर दिया है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसको गठन किया गया है। तो फिलहाल अब तस्वीर 2 दिन बाद साफ हो पाएगी 1 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह की याचिका को एक्सेप्ट करता है या तो खारिज करता है। बिल्कुल, कहने के निकाय चुनाव को लेकर जो देरी हो रही है उसमें भी कशमकश देखने को मिल रही है। तौकीर जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई कई दिन तक। 24 तारीख को दिसंबर को फैसला रिजर्व रखा हाईकोर्ट ने। उसके बाद 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया। अब इसके बाद से सरकार के पास भी दुविधा की स्थिति थी कि वो आयोग को गठन करे या सुप्रीम कोर्ट जाए। फिलहाल आयोग को गठन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख सरकार ने किया है। तो अब फिलहाल फिर स्थिति जो है कोर्ट के पास ही पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आगे ये चुनाव कितना लिंगो राउंड होना है, कितना और आगे बढ़ सकता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो जाहिर तौर पर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आयोग का गठन हो चुका है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसको भी 6 महीने का समय दिया गया है। तो फिलहाल अभी चुनाव होता नजर नहीं आ रहा है। 4 से 5 महीने चुनाव में और समय लग सकते हैं। चलिए ठीक है तौकीर, खबर पर नजर बना रखिएगा। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी दायर होगी। निकाय पर हाईकोर्ट का फैसला, मौजूदा ओबीसी आरक्षण खारिज किया। ओबीसी आरक्षण के बिना यह चुनाव होगा। सामान्य मानी जाएगी ओबीसी आरक्षित सीटें। जल्द निकाय चुनाव करवाने के आदेश। ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा आयोग। ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण नहीं। आरक्षण के लिए राज्य कमीशन बनाएं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही ये चुनाव हाईकोर्ट की तरफ से कराने की बात सामने आई। सामान्य मानी जाएगी ओबीसी की आरक्षित सीटें। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें कि फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से करेंगे संवाद। शाम 4 बजे आपको बता दें कि केडी सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा।
तो आज केडीसीएम आवास पर यह कार्यक्रम यानी कि रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। तो आज कई महत्वपूर्ण काम है जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो फेलोशिप प्रोग्राम का सीएम आवास पर आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि शोधार्थियों से सीएम योगी संवाद करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से आज फेलोशिप प्रोग्राम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, कब शुरू होने वाला है? देखिए, आज 4 बजे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो शोधार्थी थे उनसे संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको याद होगा पहले जब कुछ जो विकास खंड काफी पिछड़े हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर फेलोशिप का एक नियुक्ति पत्र उनको दिया गया, नियुक्त किया गया। चयनित करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास खंड वार अगर विकास होगा तो कहीं न कहीं वो जो पिछड़े जिले हैं उन पर कहीं न कहीं विकास की गंगा बह सकेगी। अब इनकी जिम्मेदारी थी, जिस समय इनको टैबलेट वितरण किया गया था कि सरकार की कनेक्टिविटी से जुड़कर वहां की जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उन पर शोध करके किस तरीके से वो विकास खंड डेवलप हो पाएंगे, किस तरीके से वहां पर जो सरकार की योजनाएं हैं वहां तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, और रुकी है तो किस वजह से रुकी हैं। इन सब तमाम चीजों को लेकर जो 100 अभ्यर्थियों का शोध अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में उनको भेजा गया था। हालांकि ये शोध जो अभ्यर्थी हैं वो ग्राम्य विकास की से जुड़कर ये काम कर रहे थे कि किस उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनसे संवाद करेंगे कि अभी तक क्या उनकी रिपोर्ट रही है, किस तरीके से काम किया जाए कि ताकि जो विकास खंड उत्तर प्रदेश में पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो एक बहुत बड़ी बैठक कह सकते हैं, एक अभ्यर्थियों के साथ, शोध अभ्यर्थियों के साथ में जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ योजनाएं उसके लिए निकालते हैं, क्या कुछ विकास के लिए निर्देशित करते हैं, ये पूरा संवाद उनके साथ में होगा। क्योंकि तमाम जो समस्याएं उस क्षेत्र की वो मुख्यमंत्री के सामने वो रखेंगे जिस क्षेत्र में विकास खंड क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जिले से लेकर जो विकास खंड होता है, एक ब्लॉक होता है, उस स्तर पर गांव-गांव जाकर के जो अभ्यर्थियों ने शोध किया है, वहां की समस्याओं को समझा है, उन विकास की जो अभी तक गति वहां पर कम थी उसको समझा है, उसके बाद आज रिपोर्ट देंगे। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के सामने जब रूबरू होंगे तो सारी बातें वो बताएंगे कि क्या वजह थी और किन कारण वजह से वहां पर विकास रुका, या फिर समस्याएं कहां पर आ रही हैं, किन तकनीक से, क्या तकनीक से हिसाब से वहां पर विकास हो सकता है। इन सब बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री के साथ जब संवाद होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे लगता है उन क्षेत्रों का भी विकास होगा जिन क्षेत्र में अभी तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। ठीक है अनूप, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र की बदली हुई तस्वीर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उर्वरक उपलब्धता के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोक भवन में 12:30 बजे ये प्रेस वार्ता होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लोक भवन में 12:30 बजे ये प्रेस वार्ता होगी। काफी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि क्षेत्र की जो तस्वीर बदली है पहले के हिसाब से, उस पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से सूर्य प्रताप शाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी ये मिल पा रही है कि जो कृषि के क्षेत्र में तस्वीर बदल चुकी है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, थोड़ा सा पिछले हम और जाना चाहेंगे। 2014 में जब देश में भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय नरेंद्र मोदी से लगा के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसानों को लेकर लगातार प्रयास करते हैं कि उनकी आय दोगुनी हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी समय कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करवा देंगे, हो जाएगी। तो हालांकि उस पर अभी उतना अपडेट नहीं हो पाया है, ना ही किसानों की आय दोगुनी हो पाई है, लेकिन अपडेट जरूर हुआ है, विकास जरूर हुआ है। उर्वरक, जिस उर्वरक को लेकर मारामारी रहती थी, देश में किसान लाइन लगाकर उर्वरक को लेने के लिए, खाद को ले परेशान रहते थे, बीज नहीं मिल पाता था, उसको लेकर कहीं न कहीं ये लड़ाई कहीं तक सरकार ने जीता है। और आज की जो समस्याएं वो जो उर्वरक की रहती थी वो खत्म हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, बीज पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है,
किसी प्रकार की जो यंत्र हैं वो लगातार आसानी से मिल जा रहे हैं, लेकिन आय को अभी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम सरकार को करना होगा, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। निश्चित रूप से किसानों को लेकर जिस तरीके से समस्याएं आजादी से पहले से रही हैं, किसान परेशान रहा है, लेकिन सरकारें कई बार बनी बिगड़ी, लेकिन किसानों को लेकर सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना ध्यान देना चाहिए था। पिछले 2 सालों में एक सरकार ने नए आयाम खड़ी किए हैं किसानों को लेकर के, क्योंकि किसानों को किसानी खेती को तकनीक से जोड़ने की उत्तर प्रदेश में कवायद शुरू हो चुकी है। अब यही वजह है कि पिछले 2 साल में जो पैदावार है, चाहे रबी फसल की बात करें या खरीफ की फसल की बात करें, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इसी मामले को लेकर के आज चलिए ठीक है नु, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। तो कई मुद्दों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सपा के मुखिया अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? में जब हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद से समाजवादी के सभी बड़े लीडर थे, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, नरेश पटेल हो, सभी लोगों ने जो है इस पर विरोध किया था कि सरकार आरक्षण नहीं चाहती है। पहले नौकरियों से आरक्षण खत्म किया, अब चुनाव से भी आरक्षण खत्म कर रही है। यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने अपने ट्वीट में कहा था कि एक बड़े आंदोलन के लिए कार्यकर्ता तैयार भी रहे। तो फिलहाल आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा अखिलेश यादव ने दिया था। आज उसी मुद्दे को लेकर माना जा रहा है कि उनकी कॉन्फ्रेंस होगी। और दूसरी बात है कि ओबीसी को अपने साथ लाने की जरूरत में अखिलेश यादव आज की बड़े फैसले भी ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ऐलान कर सकते हैं कि किस तरह से रैलियां निकाली जा सकती हैं, आंदोलन की रूपरेखा बता सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला ले सकते हैं आरक्षण को बचाने के लिए। तो फिलहाल कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब मुद्दों का निचोड़ नगर निकाय चुनाव है, जिसको लेकर ही आज कुछ संबंध होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को भारी पुलिस सुरक्षा बल के साथ बांदा जेल लाया गया है। बता रहे हैं कि ईडी की 14 दिन की पूछताछ के बाद मुख्तार अंसारी को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मुख्तार को वापस बांदा जेल भेजने का आदेश दिए। साथ ही बता रहे हैं कि 10 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले में अगली सुनवाई होगी। तो वहीं तमिलनाडु से चलकर श्री हनुमान छत्री यात्रा रामनगरी अयोध्या पहुंची है। यह यात्रा अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू के नेतृत्व में चेन्नई से चलकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रमेश बाबू और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में अयोध्या के बिड़ला धर्मशाला से हनुमानगढ़ी तक भव्य छत्री यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास जी महाराज के माध्यम से छत्री भगवान हनुमान को समर्पित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री रामलला के समक्ष अपने लिए नए संकल्प के साथ 108 किलो चांदी का छत समर्पित किया गया है। वहीं छत्री यात्रा निकालने से पूर्व अयोध्या आगमन पर हिंदू महासभा जिला अयोध्या के पदाधिकारियों ने रमेश बाबू और उनके 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का फूल मालाओं से भव्य अभिनंदन किया। सभी पदाधिकारियों ने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के दर्शन किए। 8-10 सालों से हर साल जो है छत्री यात्रा तमिलनाडु चेन्नई से आती है। हमारे रमेश बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, उनके द्वारा जो है ये समर्पित की जाती है हनुमानगढ़ी में। और उसी क्रम में आज भी ये छत्री यात्रा आई है और ये अभी हनुमानगढ़ी में समर्पित की जाएगी। लगभग 51 लोग हैं जो कि तमिलनाडु से चल करके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ समर्पित करने के बाद कल ये जो लोग हैं सभी बाबा विश्वनाथ काशी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और इन्होंने एक नया संकल्प लिया है कि 108 किलो का चांदी का छत्र बना करके रामलला को समर्पित करेंगे। यात्रा का पर्यटन और जो है वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर होते हुए अयोध्या का दौरान पे छतरी लेके हम लोग पहुंचा। आज सवेरे हनुमानगढ़ी में ये छतरी समर्पण होएगा। इसका अलावा अपने को एक मनोप्रार्थना है, 108 केजी का चांदी में छतरी बना के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक रथ यात्रा करके आखिरी में अयोध्या में श्री रामलला को समर्पण करने का मनोप्रार्थना है। ये
तारीख निर्धारण होने से पहले हम लोग यहाँ पे पहुँचाएंगे अयोध्या, वो छतरी चांदी वाला छतरी पहुँचा के रामलाला को समर्पण करेंगे। 2 साल कोविड जो आता है वो अलग छतरी होता है, ये चांदी में बना के देने के लिए हमारा मनोसंकल्प है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बरेली दौरा आज है। तो बता दें कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में उनका आगमन होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शामिल होने जा रही हैं। 11 बजे यूनिवर्सिटी में राज्यपाल का आगमन है। आपको बता दें कि 2.5 घंटे समारोह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी राज्यपाल। तो आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता फैजल रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजल, जिस तरीके से दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आज शामिल होने जा रही हैं, क्या क्या और कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? आपको बताते चले कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो राज्यपाल हैं वो 59 गोल्ड मेडल देंगी। उसके अलावा राज्यपाल का कार्यक्रम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रहेगा और उसके साथ ही इसके साथ ही 46 सिल्वर और 62 मेधावी बच्चों को बेस्ट मेडल दिए जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रम चलते रहेंगे लगातार। इसमें प्रदेश के 2 मंत्री भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री हैं योगेश उपाध्याय और राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी रेलखंड यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। बात राज्यपाल की कार्यक्रम की करें तो राज्यपाल करीब 11 बजे रेलखंड यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी। उसके बाद 11 बजे से 1:30 तक दीक्षित समारोह में रहेंगी। करीब 15 से 20 मिनट का उनका लंच रहेगा। लंच के बाद 1:55 से लगातार वो 3:45 तक दीक्षित समारोह में शामिल रहेंगी। 3:50 पर त्रिशूल हवाई अड्डे से वो रवाना हो जाएंगी। इसमें लगातार बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो 2001 के बैच के MBBS के 120 छात्र हैं उनको भी मेडल और प्रशिक्षण दिए जाएंगे। चलिए ठीक है फैजल, खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बरेली के दौरे पर है राज्यपाल। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो एक और ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। दरअसल खेल महाकुंभ का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। आपको ये भी जानकारी देने की 12 बजे शासकीय कार्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बताया जा रहा है कि खेल महाकुंभ का उन्होंने शुभारंभ किया और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देने की 12 बजे शासकीय कार्य में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो कई सारे आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जिनमें आज वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है और साथ ही साथ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? इस वक्त हम राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्कूल मैदान पर मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपसे कुछ ही देर पहले खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। मंचासीन अगर अतिथियों की बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या और विभागीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और लगभग 10 मिनट पहले खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है, जिसमें लगभग 13 जनपदों के जो खिलाड़ी हैं हमारे उत्तराखंड के, वो प्रतिभाग करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम मौजूद है, तमाम खिलाड़ी मौजूद है और खासतौर पर मैं दिखाना चाहूँगा कि वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को अलग पहचान करने का काम किया है। जिनको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके बड़ा आयोजन है राज्य तौर पर राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहा है और 1 राजधानी देहरादून जो राज्य आयोजन चलेगा। लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक का पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। तो जो तमाम खेल के आयोजन है वो यहाँ पर होंगे। इसके माध्यम से तमाम जो प्रतिभाएं हैं निवास करके स्तर पर आगे आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी पहुंचाई, जहां पर खेल महाकुंभ का
शुभारंभ हो गया है और 12 बजे शासकीय कार्य में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी है, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, यूके पीएससी ने 32 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी यूके पीएससी की कराएंगे 15 परीक्षा। यूके पीएससी ने 32 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। पीडब्ल्यूडी यूके पीएससी की कराएगा 15 परीक्षा। तो कैलेंडर फिलहाल जारी हो गया है, 32 परीक्षाओं का कैलेंडर यूके पीएससी ने जारी कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, यूके पीएससी ने 32 परीक्षाओं का कैलेंडर फिलहाल जारी कर दिया है। जानकारी ये भी मिली है कि पीडब्ल्यूडी यूके पीएससी की 15 परीक्षाएं कराने जा रहा है। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से 15 परीक्षा इस बार यूके पीएससी कराने जा रहा है, कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, फिलहाल किस तरीके से परीक्षा होनी है, क्या क्या डेट निर्धारित हुई है? इस परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो अगले साल का पूरा तैयार कर लिया गया है और इस कैलेंडर में देखिए 32 जो परीक्षाएं हैं उसमें लगभग 15 परीक्षाएं ऐसी भी हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी कराने जा रहा था, लेकिन जब भर्ती घोटाला खुला तो उससे उन परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई थी, जिनको अब 2023 में पूरा कराया लिया जाएगा। और तमाम युवाओं की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि कब भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा और कब जो है वो सरकारी विभाग में उनको नौकरी मिल पाएंगी। और देखिए लगभग 5700 ऐसे रिक्त पद हैं जिनको भरने का काम यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा। जो बच्चे लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सरकार ने एक बड़ा तोहफा भी देने जा रही है कि न्यू ईयर पर ही जो है वो जब 5700 पदों के लिए जो ये भर्ती निकली है तो 8 तारीख से यानी कि 8 जनवरी से भर्ती परीक्षाओं का जो तारीखें हैं वो तिथि तय की गई है और उसी से ही आप एग्जाम की तैयारी में जो लगे हैं वो एग्जाम के लिए फॉर्म वगैरह भी फिलअप कर सकते हैं 8 जनवरी से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा तोहफा भी माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कैलेंडर लॉन्च हो चुका है ऐसे में जो छात्र है जो रिक्त पदों पर अब ज्वाइनिंग कर सकते हैं उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कैलेंडर लॉन्च हो गया है? बिल्कुल खासा उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे समय से उत्तराखंड में भर्तियां नहीं हुई है और जो भर्तियां हुई हैं उन पे लगातार जांच चल रही है। तो ऐसे में बच्चों की निगाहें यही टिकी हुई थी कि सरकार किस तरह के फैसले लेगी और कब उनके लिए जो वैकेंसीज हैं वो कब निकलेंगी और कब वो जाकर के एग्जाम में बैठेंगे और फिर ज्वाइनिंग उत्तराखंड सरकार में कर सकेंगे। तो लंबे समय से बच्चे इसकी परीक्षा की जो है वो इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अभी खत्म हो गया है क्योंकि 32 भर्ती परीक्षाओं पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है वैकेंसीज निकाल दी हैं और अब जल्द ही उत्तराखंड में नए सिरे से जो वैकेंसीज होंगी वो जारी हो जाएंगी। और बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, जहां पर कैलेंडर लॉन्च हो चुका है और उसके बाद जो रिक्त पद है उनको भरा जाएगा। फिलहाल वीकली सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।